हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबी का आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 12th के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो महत्वपूर्ण सुझाव बताया गया है ये दोस्तों यूपी बोर्ड की तरफ से जारी किया गया एक महत्वपूर्ण निर्देश, एक सुझाव है जिसे आप समझकर अच्छा नंबर ला सकते हैं। दोस्तों आपको इस बात को पूरा का पूरा समझना है कि उत्तर प्रदेश बोर्ड ने क्या ये निर्देश जारी किया गया है, क्या महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। अगर आप इसे फॉलो कर लेते हैं तो आप 100% गारंटी दोस्तों आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, इसमें क्या क्या बताया गया उस बात को समझते हैं। देखिए हिंदी विषय की बात करें तो हिंदी विषय में आपका गद्य होता है, पद्य होता है, कथा साहित्य होता है, संस्कृत खंड होता है, व्याकरण होता है, काव्य सौंदर्य खंड, काव्य और निबंध सम्मिलित होते हैं। परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए समय का उचित प्रबंधन करके संपूर्ण पाठ्यक्रम का एकाग्रता पूर्वक जो है पुनरावृत्ति करें। विषय को रटने के स्थान पर भली बातें समझने को प्रयास करें। दोस्तों ये महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं कि आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम को, मतलब कि पूरे चैप्टर में जितना ये बातें इसमें बताई गई हैं, इसको आपको अच्छे से अध्ययन करना है, बिल्कुल एकाग्र होकर। ऐसा नहीं कि आप जल्दीबाजी में स्किप कर दें और जो कंटेंट है उसको छोड़ दें, तो ऐसा नहीं करना है। आपको पुनरावृत्ति मतलब दोबारा उसको रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है और भली भांत अच्छे तरीके से समझना है। रटने फोकस नहीं करना, उस बात को ध्यान में रखना है। रट कर जाएंगे तो आप भूल जाएंगे, अगर समझ कर जाएंगे तो आप लिख कर आएंगे। दोस्तों नोट कर लीजिए ये बात को। अगला देखिए, निर्धारित काव्य का अध्ययन करते समय कविता में निहित काव्य सौंदर्य के तत्व जैसे रस, छंद, अलंकार को रेखांकित करें। परिभाषा और उदाहरण का अभ्यास करें। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें कही गई कि जब आप अपने इस आंसर को लिखेंगे तो उसमें रस, छंद, अलंकार को जो है रेखांकित कर देंगे और जो परिभाषा है, उदाहरण जो है, इसका अभ्यास करेंगे। जो परिभाषा उदाहरण होता है बहुत ही अच्छा स्कोर दिला सकता है, इसलिए आपको इस बात को ध्यान में रखना है। ये बात ध्यान रखना है कि आपको कैसे प्रेजेंट करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। अगला पॉइंट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है, यहाँ पे दे सकते हैं। गद्य के अंतर्गत लेखकों की रचनाओं को पढ़ते समय प्रत्येक अध्याय के मूल भाव को समझें। सारांश, उद्देश्य, भाषा शैली को अपने शब्दों में लिखने का अभ्यास करें। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों बात बताई गई, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है यहाँ पे, ये इसको ध्यान में रख लीजिए कि जब आप गद्य के अंतर्गत लेखों की रचना करेंगे तो उसके लेखक की रचना करते समय आपको उसके सारांश, उसकी भाषा शैली और जो है कुछ जो तथ्य होते हैं उसको अपने शब्दों में लिखने का अभ्यास करें। रट कर न जाए दोस्तों, मैं बार बार रट कर जाएंगे तो आप भूल जाएंगे। आप समझ कर लिखिए। कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिसे आपको समझना पड़ता है, तो आपको समझ कर लिखना होगा। अच्छे नंबर से आप पास होना चाहते हैं तो आपको ऐसे ही टिप्स को फॉलो करना होगा। अगला देखिए, संस्कृत खंड को पढ़ते समय अध्याय के कठिन शब्दों के अर्थ को कंठस्थ कर ले कि जो है वो शब्द क्या है, क्योंकि अगर कठिन शब्द जो होते हैं वो कभी कभी स्किप हो जाते हैं माइंड से, तो उसका अभ्यास करें। संधि, धातु रूप, शब्द रूप, विभक्त परिचय, समास इत्यादि का नियम, परिभाषा को भली भांति समझ ले और एकाग्र होकर अभ्यास करें, जिससे प्रश्न पत्र को हल करते समय व्याकरण की वर्तनी पे संबंधित जो अशुद्धियां होती हैं उसको आपको सुधार करना है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि लिखते तो है सही, लेकिन उनकी जो वर्तनी होती है, जो उच्चारण होते हैं वो गलत हो जाते हैं, उसमें मात्रा गलत हो जाती है। दोस्तों इस बात को ध्यान में रखना है, अगर उच्चारण गलत हो गया तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है। दोस्तों जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ इसको आप फॉलो कर लीजिए, बहुत बड़ा फायदा आपको होगा कि कैसे आपको हिंदी के परीक्षा में जो है बैठना है और किस तरह से प्रेजेंट करना है। अगला पॉइंट देखिए, शब्द रचना के तत्व, लोकोक्तियों, मुहावरे, शब्दों में सूक्ष्म अंतर, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य में त्रुटि मार्जन और तत्सम शब्द इत्यादि के नियम, परिभाषा को भली भांति समझ लें और अभ्यास कर लें। इस बात को थोड़ा सा एक एक पॉइंट नंबर दिलाता है, एक एक नंबर से आपको बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। कभी कभी एक नंबर से परसेंटेज जो है हमारा फर्स्ट डिवीजन रुक जाता है, तो इस बात को ध्यान में रखना है दोस्तों, जिससे प्रश्न पत्र को हल करते समय व्याकरण और वर्तनी संबंधी अशुद्धि का अभाव रहे, नए शब्द रचना और वाक्य गठन में सहायता मिलेगी। तो आप इस तरह से अगर प्रेजेंट करते हैं तो आपको बहुत बड़ा फायदा होगा, आप इस फॉलो करिए। परीक्षा के पूर्व गत वर्ष के प्रश्न पत्र और आदर्श प्रश्न पत्र को निर्धारित समय के अंतर्गत पूरा करने का अभ्यास करें। बहुत सारे ऐसे जो है आदर्श प्रश्न है जो वेबसाइट पे अपलोड है, और कुछ ऐसे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व करिए।
3 घंटे 15 मिनट में दोस्तों आपको सॉल्व करना है, तो आपको उसी निर्धारित समय में अभ्यास कर लीजिए कि आपका उतने समय में क्या पूरा प्रश्न पत्र हल हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो और अभ्यास करने की ज़रूरत है। अभी दोस्तों आपके पास आपके पास पावर है। अगर आप चाहे तो पूरी दुनिया हिला सकते हैं। मतलब आप 100 में दोस्तों 100 नंबर प्राप्त कर सकते हैं मात्र 5 दिन में। अगर आप बेहतरीन तैयारी कर लेते हैं तो बहुत अच्छा खासा नंबर आप पा जाएंगे। अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, सर्वप्रथम प्रश्न पत्र को पढ़ लें। पहले दोस्तों आपको प्रश्न पत्र को पढ़ना है। प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों को अच्छी तरह से समझने के पश्चात उत्तर लिखने के अभ्यास करें। कभी कभी जल्दीबाजी में लोग क्या करते हैं कि कुछ आंसर मतलब क्वेश्चन कुछ और ही पूछ रहा है और आंसर कुछ और ही लेकर आते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। आप से जो पूछा गया है वही लिखने की पूरी कोशिश करिए, पूरा नंबर मिलेगा। अगला पॉइंट दोस्तों यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्णनात्मक प्रश्नों को उत्तर तथ्यपूर्वक स्पष्ट लिखें। प्रयास करें कि व्याकरण और वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ ना हो। अशुद्धियाँ बहुत लोग गलती करते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है। जब हम लोग कॉपी चेक करते हैं तो उसमें बहुत सारी गलतियाँ होती है। बोर्ड का नहीं चेक करते हैं, वार्षिक का अर्धवार्षिक का पेपर चेक करते हैं, कॉपी चेक करते हैं हम लोग अपने कॉलेज में, तो वहाँ पे अशुद्धियाँ बहुत देखने को मिलती है। वही लोग जाके 12 में भी गलती करते हैं। तो आपको गलती नहीं करना, अपने अशुद्धियों को सुधार लीजिए। अभी आपके पास मौका है अशुद्धि सुधारने का। इसके बाद दोस्तों महत्वपूर्ण देखिए, लेखक का और कवि का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय लिखते समय जो फ्लो चार्ट दिया गया है, यहाँ पे कुछ फ्लो चार्ट दिया गया, इसको आप समझिए क्या करना है इसमें। दोस्तों इसमें जो बात बताई गई है इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। ये जो फ्लो चार्ट यहाँ पे बनाया गया है, अगर आप इसको बना देते हैं 2 नंबर इस पे ही एग्जामिनर दे देते हैं, अगर आप इसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट किए हैं। वही बात यहाँ पे कही गई है कि लेखक और कवि का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय लिखते समय फ्लो चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जिससे भारतीय हरिश्चंद्र का जन्म स्थान, माता पिता का नाम, भाषा शैली, मतलब रचनाएं कौन कौन सी, मृत्यु कब हुई थी। तो ये जो चार्ट है ये बहुत बड़ा आपका रोल प्ले करता है आपको नंबर दिलाने में। और फिर इसी बात को आगे आपको कंटिन्यू जो है लिखते चले जाना कि उनका जन्म यहाँ पे हुआ था, उनका जन्म जो है इस स्थान पर हुआ था, उनके माता पिता की ये नाम था। तो जब ये आप ये लिख ले लेंगे ना तो इसी को बना बना के आगे आप सेंटेंस को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपका ये तैयार है तो आपका पूरा का पूरा जीवन परिचय ही तैयार हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। दोस्तों भागना नहीं है, बस कुछ पॉइंट और बचे हैं। आपको पूरी विस्तार से बातें समझ में आ जाएंगी और आप अच्छे स्कोर करके आएंगे, मेरा वादा है दोस्तों आपसे। उत्तर लिखते समय अंक के अनुरूप शब्द सीमा का ध्यान रखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रश्न आ रहा होता है, अगर मान लीजिए 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा है और उनको उत्तर पूरा लंबा आ रहा है, लॉन्ग आ रहा है, तो उसको पूरा का पूरा 2-3 पेज में लिख कर आते हैं। ये गलती नहीं करना है। अगर आपसे जितना पूछा गया है उतना आपको लिख कर आना है दोस्तों। जैसे जीवन परिचय है, जीवन परिचय जो होता है ये 80 शब्दों में लिखना होता है। जो कहानी होती है ये भी 80 शब्दों में ही लिखना होता है। जो खंडकाव्य होते हैं उसको भी 80 शब्दों में लिखना होता है। तो 80 शब्द का होता है कि 1 से लेकर 1.5 पेज में आपको लिखना होता है। 1.5 पेज में मुश्किल से आपको लिखना होता है। अगर आप 1 पेज में लिख देते हैं तब भी दिक्कत नहीं है, तब भी सही है वो, ठीक है। लेकिन अगर 1.5 पेज में आप लिख देते हैं, जिससे आप फ्लो चार्ट बनाएंगे, तो फ्लो चार्ट बनाएंगे तो आधा पेज वही ले लेगा, तो आप 1.5 पेज में चला जाएगा वो। और 1.5 पेज में अगर आप जीवन परिचय या खंडकाव्य या कहानी लिखते हैं तो बहुत बेहतरीन नंबर दोस्तों आपको मिल सकता है वहाँ पे, क्योंकि ये पैटर्न बहुत ही अच्छी बातें बताई गई हैं यहाँ पे। इस बात को दोस्तों ध्यान में रखना है, शब्द सीमा जो है उसको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट देखिए, पैराग्राफ आधारित प्रश्न को हल करने से पूर्व 1 से अधिक बार अवश्य पढ़ लें। प्रश्नों को जो है अच्छी तरह से समझकर उत्तर लिखना प्रारंभ करें। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई कि अगर आपको प्रश्न समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको 2-3 बार पढ़ लीजिए, 1 से अधिक बार पढ़ लीजिए, ताकि आपको जो प्रश्न है वो समझ में आ जाए और आप सटीक उत्तर लेकर, अगर आप अच्छा नंबर पाना चाहते हैं, 5 में अगर 5 नंबर पाना चाहते हैं तो आप जो है अच्छे तरीके से पढ़ कर आइए और अच्छी तरीके से उसका आंसर लिख कर आएंगे। ये दोस्तों वादा आपसे। चलिए आगे बात करते हैं। उत्तर लिखते समय व्याकरण के नियमों, विराम चिन्हों, अल्प विराम, पूर्ण विराम आदि का सावधानी पूर्वक पालन करें। क्योंकि दोस्तों ये हिंदी में बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं कि कब विराम लगाना है, कब अल्प विराम लगाना है, कब पूर्णांक लगाना है। ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, हिंदी का पेपर है ना, तो इसलिए ये बातें ध्यान में रखना आपको, ठीक है। ये सभी बातें आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, प्रश्न पत्र में दिए गए प्रार्थना पत्र को लिखते समय के प्रारूप ध्यान में रखना है आपको, और स्वच्छता और स्पष्टता को ध्यान में रखना है। जब आप प्रार्थना पत्र लिखे तो उसको भी ध्यान में रखना है। और आगे देखिए 2-3 पॉइंट और दोस्तों है यहाँ पे, बस इसके बाद खत्म है, समझ लीजिए। निबंध लिखते समय चयनित प्रकरण को कुछ प्रमुख बिंदुओं को विभाजित कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि प्रस्तावना है, विषय विस्तार है, उपसंहार आदि है। जैसे मान लीजिए इसमें भी आप एक चार्ट बना लीजिए। चार्ट बनाने ये होता है कि जैसे जीवन परिचय, मान लो कोई जैसे पर्यावरण प्रदूषण पर आ गया तो उसका प्रस्तावना लिखिए, फिर प्रदूषण के प्रकार, फिर
प्रदूषण से होने वाली समस्याएं, फिर उसका समाधान, फिर उसके बाद जो है उसकी विस्तार लिखिए, फिर उसके बाद उपसंहार लिखिए। तो ऐसे आप फ्लो चार्ट बना लीजिए। फिर इसके बाद उन्हें एक एक को लिख के, जैसे पहला पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट, ऐसे लिख के चले जाइए। तो आपका ये 3 पेज में चला जाएगा और रेबन कम से कम 3 पेज में ही लिखना चाहिए, तभी आपको पूरा नंबर उसमें मिलता है। इस बात को ध्यान में रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है निबंध लिखते समय विचार को क्रमबद्धता, भाषा शैली, समय, शब्द सीमा का ध्यान में रखते हुए और विषय से इतर भटकाव की तरफ ना जाए। मतलब कि बहुत सारे लोग होते हैं, पूछ रहा है कुछ और लिख रहे हैं कुछ, तो आपको ध्यान में रखना है। संस्कृत खंड पर आधारित अवतरण का संदर्भ सहित अनुवाद स्वच्छ और सुंदर लिखना है, ये बात को ध्यान में रखना है। अपने जिले के निर्धारित खंड जो है, काव्य जो है, उसको आपको ध्यान में रखना है कि आपके जिले में कौन सा पढ़ाया जाता है। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन बैंक में दिया रहता है कि कौन से जिले में आपका चल रहा है खंड काव्य। तो जैसे मुक्ति यज्ञ है, रश्मि रथी है, तो ये सब जो है कहाँ चल रहा है, आपके जिले में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसको तैयार कर लीजिए दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। और ये जो मैंने महत्वपूर्ण दोस्तों बात बताया है, ये दोस्तों PDF अगर आपको चाहिए तो PDF भी अवेलेबल करवा देंगे। आप कमेंट करिए, आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।